Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So we are back with a new video, and today we have a case study on cerebrovascular accident, that is CVA or stroke. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं बेसलाइन डेटा, जिसमें हम पेशेंट का नेम, एज, आईपी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, जेंडर एंड रिलीजन मेंशन करते हैं. देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसमें हम मेंशन करते हैं एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस एंड डाइट. देन आफ्टर दैट हम आते हैं हिस्ट्री पे, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री में आप क्या क्या लेते हो? फैमिली मेम्बर्स का नाम क्या है, उनका एज एंड सेक्स, देन रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ, उनका एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और हेल्थ स्टेटस क्या है. इससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट की कैपेसिटी क्या है, ट्रीटमेंट, पेशेंट कैसा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है. ठीक है, अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो उन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा बाय सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड फैमिली हिस्ट्री, कि पेशेंट कैसे बैकग्राउंड से आता है और उसे आप कैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हो. देन आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द, ऑब्वियसली फैमिली ट्री तो आप बनाओगे ही, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस बनाओगे, जिसमें आपका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री सबसे पहले आता है. देन पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री आता है. अब ये सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है पेशेंट की हिस्ट्री में. देन प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री आता है. जो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेमीप्लेजिया, पैरास्थीशिया एंड इतने सारे देखो सिम्टम्स मेंशन कर रखे हैं, जिसमें है हमारा डिप्लोपिया, डिस्फेजिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सीजर्स. तो ये सब प्रेजेंट की पेशेंट की प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में है. देन चीफ कंप्लेंट्स में आप देखोगे, देखो पेशेंट गॉट एडमिटेड इन ब्ला ब्ला हॉस्पिटल, वेरेवर इट इज़. उसके बाद आप लिखोगे उसकी कंप्लेंट्स मेनली हैं क्या. हेमीप्लेजिया मीन्स हाफ बॉडी पैरालिसिस है, पैरास्थीशिया हो रहा है मीन्स टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है पेशेंट, एंड डिप्लोपिया मीन्स पेशेंट को डबल विजन दिख रहा है, मतलब दो दो दिख रहा है. हियरिंग प्रॉब्लम है पेशेंट को, कन्फ्यूजन है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब लॉस्ट है पेशेंट की, एंड देन पेशेंट को हेडेक, सीजर्स एंड डिस्फेजिया, ये सिम्टम्स भी साथ में देखने को मिलते हैं. देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे. इसमें सबसे पहले चेक करेंगे जनरल अपीयरेंस. देन उसमें आएगा नरिशमेंट, जो कि अंडर नरिश्ड है पेशेंट, थिन है, एक्टिविटी उसकी डल है, एंड मेंटल स्टेटस में सेमी कॉन्शियस है, डिप्रेस्ड आप बोल सकते हो. देन पोस्चर में क्या है, लॉर्डोसिस है पेशेंट को, आगे झुका हुआ है, और एक्टिविटी उसकी डल है. इसके बाद हम आगे चेक करेंगे पेशेंट का स्किन कंडीशन क्या है. और स्किन कंडीशन में कलर है पेशेंट का, वो है पेल कलर है. टेक्सचर जो है ब्रूजिंग हो रखी है, और टेम्परेचर कोल्ड है, लीजन्स, नो लीजन्स प्रेजेंट. हेड एंड फेस पे स्काल्प देखो क्लीन है, एंड जो फेस है वो एंग्शियस है. देन आई में आप पूरा का पूरा आई एग्जामिनेशन करोगे, ईयर एग्जामिनेशन करोगे. नोज़ में आप एक्सटर्नल नेल्स एंड नॉस्ट्रिल्स चेक करोगे. देन माउथ एंड फेरिंग्स में आप चेक करोगे भाई लिप्स रेडिश हैं या फिर ड्राई हैं या क्रैक्ड हैं. ठीक है, ऑर्डर ऑफ माउथ क्या है, फाउल स्मेलिंग है या फिर नॉर्मल है. देन टीथ चेक करोगे, वाइट है या फिर येलोइश हो रखा है, या फिर कोई ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग तो नहीं है. देन टंग कैसी है, ड्राई है. थ्रोट नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है. देन इसके बाद हम चेक करेंगे नेक. इसमें लिम्फ नोड्स आप चेक करोगे, जो कि बेसिकली हम चेक करेंगे एनलार्जमेंट तो नहीं हो रखा है. अगर एनलार्जमेंट हो रखा है इट मीन्स इन्फेक्शन है. देन थायराइड ग्लैंड आप चेक करोगे, दैट इज नॉर्मल, रेंज ऑफ मोशन, डल एक्टिविटी. चेस्ट, जिसमें थोराक्स आप चेक करोगे विच इज़ सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, इसके बाद ब्रेथ साउंड्स, वीजिंग साउंड प्रेजेंट है तो वीजिंग साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, और हार्ट साउंड मरमर, हार्ट मरमर साउंड कर रहा है. देन एब्डोमेन का आप एग्जामिनेशन चार टेक्निक्स को यूज़ करके कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परक्यूशन, और जो भी फाइंडिंग्स होंगी उन्हें लिख सकते हो. एक्सट्रीमिटीज़ को एग्जामिन करना है, बैक को एग्जामिन करना है, और जेनाइटल्स और रेक्टम को एग्जामिन करना है. एंड इसके बाद विल मूव ऑन टू दी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी विच इज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस विच इज़ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. सो मेनली ब्रेन इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम ब्रेन के एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में लिखते हैं. ठीक है, अब ब्रेन के एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, सेरेब्रम, सेरेबेलम, थैलामस, हाइपोथैलामस, मिड ब्रेन, एंड जो भी इन्वॉल्व है, बेसिकली ब्रेन ही इन्वॉल्व है, तो हम ब्रेन की पूरी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी लिखेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सब कुछ लिखना पड़ेगा. और ये सब फंक्शंस वगैरह एक्सप्लेन करने के बाद हम आ जाएंगे अपनी डिसीज़ कंडीशन या अपने केस पे, कि केस क्या है. देन लेट्स स्टार्ट. सो सीवीए क्या है? It is a sudden loss of neurological function caused by interruption of blood supply to a part of brain. अगर ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गया है तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक बोला जाता है. ठीक है, अब ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक. ठीक है,
अब इश्कीमिक स्ट्रोक क्या होता है, या बुक पिक्चर में लिखोगे, और हेमरेजिक स्ट्रोक, दोनों को एक्सप्लेन करोगे आप बुक पिक्चर में। पर आपको ये मेक श्योर करना है कि पेशेंट पिक्चर में आप वही लिखो जो पेशेंट की कंडीशन है, ठीक है। आप दोनों को नहीं लिख सकते, ठीक है। या फिर आप टिक का यूज़ कर सकते हो, टिक लगा सकते हो, जो भी कंडीशन पेशेंट की है। हेमरेजिक स्ट्रोक है तो हेमरेजिक स्ट्रोक, और इश्कीमिक स्ट्रोक है तो इश्कीमिक स्ट्रोक। देन इटियोलॉजी आप लिखोगे, जैसे इश्कीमिक स्ट्रोक की इटियोलॉजी एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन है या एम्बोलाई है। देन एट्रियल फिब्रिलेशन है, इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रिमेटिक हार्ट डिसीज। रिमेटिक हार्ट डिसीज जो है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या ऑटोइम्यून डिसीज़ है, तो वो भी हो सकता है। देन कैरोटिड आर्टरी डायसेक्शन हो सकता है, मोया मोया डिसीज़ हो सकता है। आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्स, अगर हार्ट वॉल्स की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है तो भी ये इशू जनरेट हो सकता है, ये भी इशू बन सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज नथिंग बट प्लेक डिपोजिशन। अगर प्लेक डिपोजिशन हो गया और हार्ट सप्लाई, हार्ट जो है पंप कर रहा है ब्लड एंड ब्रेन को सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इशू हो सकता है। देन हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट एंड सो ऑन। फिर हेमरेजिक शॉक में आप देखो क्या हो रहा है, एन्यूरिज्म रप्चर। अगर एन्यूरिज्म, ब्रेन में एन्यूरिज्म फॉर्मेशन और वो रप्चर हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए विद इन द ब्रेन, तो भी हो सकता है। देन सबार्कोनॉइड हेमरेज, सबार्कोनॉइड स्पेस में हेमरेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, या फिर इंट्राक्रेनियल हेमरेज, मींस विद इन द क्रेनियम अगर ब्लीडिंग हो जा रही है तो स्ट्रोक की कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि सबसे पहले हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से क्या होता है ना कि अगर वॉल्स पे, वेसल्स की वॉल्स पे एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है और अगर वॉल्स रप्चर हो गई तो वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की चांसेस ज़्यादा हैं। हाइपरलिपिडीमिया में भी यही है, अगर वहाँ पे प्लेक डिपोजिशन या वैक्स डिपोजिशन हो रहा है वेसल में कहीं भी, तो ब्लड फ्लो ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्ट हो ही जाएगा, और ब्लड फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी और ये स्ट्रोक की कंडीशन अराइज हो सकती है। एंड और रिस्क फैक्टर्स नीचे दिए हुए हैं। सो राइट नाउ वी डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ इट, बट आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ में ना आए। देन वी विल मूव टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विच इज़ अफेसिया, अप्रेक्सिया, अग्नोसिया, टैक्सिया, डिसार्थरिया, डिस्फेजिया, डिस्निया, टोसिस, निस्टैग्मस, एंड जिसे निस्टैग्मस को डांसिंग आई भी बोलते हैं, टोसिस को बोलते हैं। जब टोसिस में क्या होता है कि मेनली जो आईलिड है वो वॉलेंटरली आप उसे ओपन और क्लोज नहीं कर सकते, वो क्लोज ही हो जाती है। देन हेमिप्रेसिस, पैरास्थीशिया, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, ब्लडर बाउल मूवमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मींस साइन एंड सिम्टम्स आपको स्ट्रोक के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। देन विल सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें सबसे पहले अपना सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, देन पेट करवा सकते हैं, पेट स्कैन जो होता है, एंड देन स्पेक्ट। अगर क्लियरली नहीं आ रहा है एमआरआई में, अगर फाइंडिंग्स को और शार्प देखना है तो आप स्पेक्ट के लिए या पेट के लिए जा सकते हो। स्पेक्ट इज़ नथिंग बट सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, उसके लिए जा सकते हो। देन सेरेब्रल एंजियोग्राफी इज देयर। इसके बाद आप लिपिड प्रोफाइल भी कराओगे ताकि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल के बारे में आपको पता लग सके। अब जो भी आप करवाओगे उन फाइंडिंग्स को आपको पेशेंट पिक्चर में लिखना है। देन आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले इश्कीमिक स्ट्रोक का मैनेजमेंट। देखो आपको मैनेजमेंट सबका लिखना है। जब आप मैनेजमेंट लिखोगे ना बुक पिक्चर में तो आपको सबका लिखना है, पर जब आप पेशेंट पिक्चर में लिखोगे तो आप वही मैनेजमेंट लिखोगे जो आपने पेशेंट को प्रोवाइड किया है, ठीक है। जैसे इश्कीमिक स्ट्रोक में सबसे पहले थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है, ठीक है, जिसमें जो विद इन 3 आवर्स स्टार्ट हो जानी चाहिए, और इसमें जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। अब इसका डोज कैलकुलेशन कैसे, डोज कैलकुलेशन आपको करना है तो दैट इज़ 0.9 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। बॉडी वेट पर kg के हिसाब से आपको 0.9 mg देना है पेशेंट को, और जो मैक्स डोजेज है दैट इज़ 90 mg, उससे ज़्यादा नहीं देना है, रिस्पेक्टिव ऑफ द वेट आपको 90 mg से ज़्यादा नहीं देना है। After that we can use anticoagulants, antiplatelet drugs, osmotic diuretic। osmotic diuretic देना है इसमें हमें, ये हमें ध्यान रखना है। एंटी सीजर ड्रग्स, अगर सिम्टम्स हैं, अगर सीजर्स आ रहे हैं तो एंटी सीजर ड्रग्स एंड एंटीपायरेटिक्स आप पेशेंट को दे सकते हो। देन सर्जिकल मैनेजमेंट हम देखते हैं इस कंडीशन का सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहला है कैरोटिड एंडार्टेरेक्टमी। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फ्रॉम कैरोटिड आर्टरी। इसमें जो सर्जन होता है वो नेक में इंसीजन लगाता है और कैरोटिड आर्टरी में जो प्लेक फॉर्मेशन हुआ है उसे रिमूव कर देता है। देन आता है कैरोटिड एंजियोप्लास्टी एंड स्टंट इंसर्शन, जिसमें हम बोलते हैं ना स्टंट डलवाया, वो यही वाला प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि कैथेटर इंसर्ट किया जाता है थ्रू फिमोरल आर्टरी मेनली। पहले फिमोरल आर्टरी से होता था, अब तो हाथ से भी हो जाता है। तो मेनली आर्टरी से जो है इंसर्ट किया जाएगा एक कैथेटर, और वो कैथेटर जो है वो गाइड किया जाएगा टू दी ब्लॉकेज साइट तक बाय इंसर्शन ऑफ डाई भी इंसर्ट करते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इंसर्ट करते हैं जो कि एक्सरे पे विजिबल हो जाए, ठीक है। और जब आपका कैथेटर उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहाँ ब्लॉकेज है, तो ध्यान की बात यह है कि जो कैथेटर है उसके अंदर एक अनइन्फ्लेटेड बलून है और स्टंट दोनों है।
तो जो अनइन्फ्लेटेड बलून है, पिचका हुआ बलून मान लो, उसे हम बाहर से फुलाएंगे, और जब फुलाएंगे तो जहाँ पे ब्लॉकेज हो रखी है वो ब्लॉकेज वॉल्स पे चिपक जाएगी, दब जाएगी। फिर उसके बाद जो आपका स्टंट है उस स्टंट को वहीं पे छोड़ दिया जाएगा, बलून को डिफ्लेट किया जाएगा और कैथेटर को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो ब्लॉकेज हो रखी थी वो ओपन हो जाएगी। अब स्टंट प्लेसमेंट भी ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि अगर जो भी वहाँ पे फॉर्मेशन हो रखी है, अगर उसका कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट टूट के आगे चला गया तो एम्बोलाई की फॉर्मेशन ले लेगा और फिर वो आगे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके बाद है थ्रोम्बेक्टमी, जिसमें हम सिंपली रिमूव कर देते हैं थ्रोम्बस को फ्रॉम द कैरोटिड आर्टरी और सेरेब्रल आर्टरीज। और उसके बाद है एक्स्ट्राक्रेनियल इंटरक्रेनियल बाईपास। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अनास्टोमोसिस क्रिएट करते हैं, मीन्स एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं ताकि एक्स्ट्राक्रेनियल आर्टरी और इंटरक्रेनियल आर्टरी के बीच में एक रास्ता बनाया जा सके, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन जो बीच में आ रहा है उस ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके जो आपका सेरेब्रल परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है उस सेरेब्रल परफ्यूजन को मेंटेन किया जा सके। अब हम देखते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में मैनेजमेंट क्या है, दैट इज़ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। पहला एंटी हाइपरटेंसिव दे दो आप, और एन्यूरिज्म रिपेयर कर दो, दैट इज़ क्लिपिंग, रैपिंग या कॉइलिंग के थ्रू किया जा सकता है। इसके बाद हम साथ ही देखते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। तो सबसे पहला इनफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हेमरेज एज एविडेंस बाय चेंजेस इन वाइटल साइंस। और आपको नीचे जिस ऑर्डर में, जिस प्रायोरिटी में ये नर्सिंग डायग्नोसिस मिले हैं उसी प्रायोरिटी में आपको आगे केयर प्लान्स को भी एक्सप्लेन करना है। आगे 1 बाय 1 एक एक केयर प्लान को एक्सप्लेन किया गया है, उसका प्लानिंग और इंटरवेंशन दिया गया है, और डायग्नोसिस भी अकॉर्डिंग टू नंदा बनाए गए हैं, नंदा डायग्नोसिस सिस्टम से बनाया गया है। तो आप इसी तरीके से इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में आप अपने डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करो। देन आफ्टर दैट हेल्थ एजुकेशन आप दे सकते हो पेशेंट को एट द टाइम ऑफ लिविंग द हॉस्पिटल, और अगर जब पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है आप तब उसे दे सकते हो, और उससे पहले उसके केयर गिवर्स को आप हेल्थ एजुकेट कर सकते हो कि आपको कैसे कैसे केयर देना है पेशेंट को। कुछ भी आपको, अगर पेशेंट सेमी कॉन्शियस स्टेट में है जैसे मान लीजिए, तो आप कुछ भी उसे सॉलिड फूड नहीं दे सकते, आप उसे कुछ भी एकदम से लिक्विड नहीं दे सकते क्योंकि वो एस्पिरेट कर लेगा, ठीक है। और अगर एयरवे पेटेंसी मेंटेन नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी। अगर पेशेंट अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो आप सबसे पहले केयर गिवर्स को एजुकेट करोगे रिगार्डिंग हिज डाइट, रिगार्डिंग हिज लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से आप हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को दे सकते हो। एंड इसके बाद आगे आपको सारे के सारे केयर प्लान्स मिले हुए हैं, ये शायद आगे पीछे हो गए हैं, तो आप उसी ऑर्डर में इसे एक्सप्लेन करना है जिस ऑर्डर में आपने नर्सिंग डायग्नोसिस को लिखा है, उसी प्रायोरिटी वाइज ऑर्डर में आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड